हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सीटेट में मैथ पेडागोजी का पार्ट 2 है या क्लास 2 कह लीजिए, जिसमें 30 क्वेश्चन मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। आज फिर ये 30 क्वेश्चन आने वाले सीटेट एग्ज़ामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए, ज़्यादा समय मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ज़्यादा कुछ, बस स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये है आज का पहला क्वेश्चन कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। तो 2424 में जो 2 हैं 2 बार, उसके स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है। चलिए इसको करके देखते हैं। तो लिखते हैं 2 4 2 4। इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है? 2, और कहाँ पे है? दहाई पे, तो 10। तो कितना हो जाएगा ये? 20। फिर यहाँ जो 2 है वो कहाँ पे है? इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार पे है, मतलब ये 2 गुणे 1000। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2000। अब दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 2020। तो 2020 ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज का गुणा जो है 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज के बराबर है। मतलब कह रहे 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज और 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज का जो गुणा आएगा, गुणा करके जो भी रिजल्ट आएगा वो इन 4 ऑप्शनों में से क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहे 12 और 16 का सार्वगुणज, तो आपको 12 और 16 का सार्वगुणज आपको क्या। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो सार्वगुणज निकालना है 12 और 16 का, तो इसके लिए एलसीएम निकाल लेंगे हम। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य इसका निकालेंगे। किसका? 12 और 16 का। पहले 12 और 16 का। अगर आप 12 और 16 का निकालोगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, फिर 2 यहाँ 3 आ जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से करोगे यहाँ 2, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 3 तो यहाँ रहेगा, तो फिर ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये 1 है, तो ये 3 से करोगे तो ये भी 1, ये भी 1, तो कितना हो गया ये? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48। तो इसका कितना आया? 48। इन 12 और 16 का सार्वगुणज 48 आया। और फिर अब 10 और 15 का सार्वगुणज, 10 और 15 का, 2 पंजे 10 और ये 15 ऐसे ही 2 से नहीं कटेगा, तो फिर आएगा 3 से 5 ऐसे ही उतार देंगे, फिर 3 पच्चे 15, फिर लास्ट में 1 5 आ जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। तो 3 6 और 6 पच्चे 30, मतलब इसका सार्वगुणज आ गया आपका 30। अब 30 और 48 का गुणा करेंगे आप। 48 और 30 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 24। ये 0, 24 कर 4, मतलब लास्ट में 40 आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है। ये तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए इसको और भी एक तरीका है इसको डायरेक्ट करने का, वो देख लेते हैं। डायरेक्ट करने का आपको देखना है कि 12 और 16 से कौन सी ऐसी न्यूनतम संख्या है जो 12 का पहाड़ा पढ़ने से और 16 का पढ़ने से न्यूनतम संख्या जो आ रही है दोनों में कॉमन, और 10 और 15 दोनों में कॉमन। 10 और 15 में भी कॉमन आनी चाहिए और 12 और 16 में भी। मतलब 12 और 16 में वो कौन सी न्यूनतम कॉमन संख्या है, और 10 और 15 में वो कौन सी न्यूनतम कॉमन संख्या है जो इसमें 10 और 15 से भी, 10 से भी आ रही है और 15 से भी आ रही है, और 12 से और 16 से कौन सी संख्या है। तो 12 और 16 से आप करोगे तो 12 दूना 24 होता है, 12 3 36 होता है, और 12 चौक 48 होता है, फिर 16 3 48 होता है। तो ये पहले 48 हमें मिल जा रहा है यहाँ से कॉमन संख्या दोनों में। वैसे ही इसमें 10 का पहाड़ा पढ़ोगे आप तो 10 दूना 20, 15 से पढ़ोगे तो 20 तो आएगा नहीं, तो और आगे बढ़ाओगे 10 3 30, और 15 दूना 30, तो दोनों में कितना आ रहा है? 30। तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है आपको, तो ये आ जाएगा 1 4 4 और 0। तो ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है कि गुणनफल 140
गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 144 और 14 प्राप्त हो, 14414 प्राप्त हो। तो इतना में कह रहा है कि 140 101 में क्या जोड़ा जाए। तो पहले तो आप इसको गुणाई कर लो, 140 और 101 का, 0 4 1, फिर ये 0 0, फिर आ जाएगा आपका 0 4 1, कितना आ जाएगा ये 0 4 1 4 1, मतलब कितना आ गया 1 4 1 4 0। कह रहा है इतने में क्या, अब इतने में कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। तो हमारे पास क्या है, अब इतना हमें प्राप्त हुआ है, इतना पूछ रहा है। तो आप कुछ नहीं, इसको 14414 से आप इसको माइनस कर देंगे, 140, ये वाला इसमें माइनस हो गया, इसमें से इतने को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे अब 11 4 7 और कितना हो गया ये 7 4 11, यहाँ पे 4 मतलब 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 और 0। कहने का मतलब 274 वाला ऑप्शन सही होगा जहाँ पे भी आएगा। तो दूसरे ऑप्शन में 274 है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल हमें प्राप्त देखना है, ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 100 के सभी गुणनखंड, तो 100 के सभी गुणनखंड मतलब कि वो संख्याएं वो कितनी संख्याएं हैं जो 100 को डिवाइड कर देंगी पूरी, तो वही होगा उसका गुणनखंड। तो पहले 100 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से भी हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, फिर 4 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, फिर 4 से हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड करोगे तो फिर 5 से भी हो जाएगा, फिर 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, फिर 10 से होगा, 10 से होगा, उसके बाद 10 से हो जाएगा, फिर उसके बाद 20 से होगा, फिर उसके बाद 20, फिर 25 से हो जाएगा, फिर 50 से होगा, और 100 खुद 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इन्हीं जितनी संख्याएं आई हैं इनका योग पूछा है। कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, इनका योग पूछा है। अब 100 को 100 50 100 और 50 जोड़ोगे 150 हो गया, फिर ये 25 जोड़ दोगे अब उसमें, तो कितना 75, मतलब 175, 175 और 20 कितना हो जाएगा 195, 195 और ये 5 ले लो आप, 200 हो गया, फिर ये 210, 210 और 4 214 और 3 17, मतलब 217, ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी दिन 6:14 सुबह की बात कर रहे हैं, एम से 8:02 PM शाम के, रात के 8:02 तक घंटों तथा मिनटों की संख्या बतानी है। घंटों और मिनटों की संख्या बतानी है, कितने घंटे हुए और कितने मिनट। 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या। तो आप देख लीजिए, ऐसे ही सुबह से शाम की बात है तो पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, 2 घंटा तो इसमें होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आएगा नहीं कभी, क्योंकि 2 घंटा नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करिए आप कैसे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, 6:14 सुबह का है समय। तो आप अगर मान लीजिए 6 बज रहा होगा सुबह, तो शाम के 6 बजे तक कितना समय, ये सुबह का 6 बजे, शाम का 6 बजे, मतलब 12 घंटे। तो वैसे ही 6:14 सुबह का है, तो शाम के 6:14 12 घंटे हो जाएंगे। 6:14 जो PM होगा शाम का, वहाँ तक कितना घंटे हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। और फिर लेकिन ये 8:02 तक पूछ रहा है, तो 6:14 तक 12 घंटे, 1 घंटा और बढ़ जाएगा जब आप 7:14 पर करोगे PM तक, तो 1 घंटा और बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 घंटे। और अब कह रहा है 8:14 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 8:02 PM तक पूछ रहा है। तो आप
आप इसमें 14 हो रहा है, आप इसको 8 बजाना है, आपको 8 बजाना है तो 60 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में 4 गया 6 और 46 मिनट। मतलब अभी इसमें और 46 मिनट हम जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो 46 मिनट अभी इसमें बचा हुआ है, 2 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे अभी है, तो 46 और 2 कितना हो जाएगा? 48 मिनट। मतलब कि 13 घंटे, मतलब 13 घंटे कितना? 48 मिनट। तो 13 घंटे 48 मिनट इस वाले ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/3 में कितने 2/3 में कितने 1/6 हैं? कितने 1/6 हैं? 2/3 में कितने 1/6 हैं? ये वाले क्वेश्चन में है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं, इसको बताना है। तो ये क्वेश्चन 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले तो मान लेंगे हम कि मतलब 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो मानेंगे कि x 1/6 है। अब मान लिए कि x 1/6 है, कितने में? 1/6 जो है x 1/6 है, कितने में? 2/3 में। x 1/6 है 2/3 में। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? अब डिवाइड कर लो, 3 दूना 6 और ये 2 इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और एक दूसरा तरीका है इसको करने का, दूसरा तरीका ये है कि कह रहा है 2/3 और 1/6, मतलब 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो अब ये दोनों हर जो हैं, ये दोनों हर इनको बराबर कर लो। दोनों हर को बराबर करने के लिए यहाँ अगर 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। इसके लिए आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 2 दूना 4 और ये नीचे हो जाएगा 2 3 6। तो ये हो गया 4/6, ये हो गया 1/6। तो दोनों का हर बराबर हो गया। तो ये वाला 4 आंसर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 2 1 0 1 2 को 1 2 से भाग करने पर शेष कितना होगा? जो भी है ये 12 10 12 को 12 से भाग करने पर शेषफल। तो चलिए देख लेते हैं इसको करके कितना शेष बच रहा है। 12 0, ठीक है, ये 0 है। 0 1 2 को डिवाइड करेंगे आप 12 से, एक बार में गया 12। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं हम। 1 2 1 0 1 2 को 12 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 12 दहा में 120, ये हो गया। ये कटा, एक बच्चा यहाँ पे, ये उतार लिया, एक और 0 बढ़ा लिया, एक और 0 बढ़ा लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 12 25 12 8 बार में जाएगा ये 96। बचेगा कितना आपका? यहाँ 5 बच जाएगा, फिर 2 तो 12 चौक 48, यहाँ 12 चौक 48 हो जाएगा। बचेगा 48 49 50 51 52, बचेगा कितना? 4 शेष बचेगा। तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही है, 4 शेष बचेगा, 4 शेष बचा, चौथा वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से 1 पैसा बराबर 0.01, ये सही नहीं है, या 1 और आधा दर्जन इज इक्वल टू 18, ये सही नहीं है, या 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ये सही नहीं है, या 3 लीटर 30 मिलीलीटर इज इक्वल टू 330 मिलीलीटर। इसमें से कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01, ये वाला तो सही है। फिर 1 और आधा दर्जन, 1 दर्जन 12 और आधा दर्जन 6, मतलब 18, ये भी सही है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ये भी सही है। 3 लीटर 30 मिलीलीटर इज इक्वल टू 330 मिलीलीटर, ये वाला ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग पूजा को
दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग कितने हैं, तो इस क्वेश्चन को करना है। तो ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक चॉकलेट के बराबर 12 बराबर भाग है। जब 12 बराबर भाग हैं इस चॉकलेट के, 12 बराबर भाग हैं, तो कह रहा है कि मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया। अंजू माने ए फॉर अंजू, अंजू को कितना मिला 1/4। 1/4 का मतलब कितना हुआ 12 × 1/4, तो ये 4 तिहाई 12, मतलब कितने चॉकलेट मिले अंजू को 3। अंजू को कितने मिले 3। फिर क्या कह रहा है, फिर इसका 1/3 भाग, मतलब फिर 12 का 1/3 आप कर लो तो कितने 4, मतलब किसको दिया 1/3 भाग सुजाता माने एस फॉर सुजाता को 4 मिले। फिर इसका 1/6 भाग, मतलब 12 का 1/6, तो मतलब 2 चॉकलेट, 6 दूना 12, मतलब 2 चॉकलेट। फिजा एफ फॉर फिजा कर लेते हैं तो 2 चॉकलेट मिला। भाग फिजा को दिया। मंजू के पास अब कितने, तो कितने बचे उसके पास, ये देखिए टोटल कितना दे दिया उसने 4 2 6 और 3 7, मतलब 4 2 6 3 9 चॉकलेट तो उसने बांट दिए। टोटल 12 थे तो उसके पास कितने बचेंगे 3। तो ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया और 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। तो 3.5 दर्जन का मतलब कितना हो गया 3.5 दर्जन, 1 दर्जन में 12, 1 दर्जन में कितने 12, तो 3 दर्जन में ले लेते हैं तो कितना 36। और लेकिन 3.5 दर्जन कह रहा है तो 6 और जुड़ेगा, मतलब कितने हो गए 42। टोटल 42 संतरे, और एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। तो चलिए 2.5 रुपया छोड़िए, एक संतरे का मूल्य 2 ही रुपया मान लेते हैं, 2 रुपया मान लेते हैं। तो 2 रुपये के हिसाब से 42 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 84 रुपये। 84 रुपये हो गए। लेकिन अगर 1 रुपया दाम होता उसका तो 42 रुपया होता, लेकिन 2.5 रुपया है मतलब 50 पैसे, तो उसका 42 का आधा कितना आ जाएगा आपका 21 रुपया। तो 21 रुपया और जोड़ देंगे तो ये 2.5 रुपये के हिसाब से हो जाएगा, मतलब 4 और 1 5 और 8 और 2 10, मतलब 105। ये वाला ऑप्शन सही है, 105 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तथा आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या है, तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। अब कह रहे 10 मीटर लंबाई वाले, 10 मीटर लंबाई वाले मतलब कि अगर वर्गाकार कह रहा है 10 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार कमरे, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी दे रखी है, एक 10 मीटर लंबाई, तो 10 मीटर भुजा का स्क्वायर मतलब 10 × 10, तो कितना हो जाएगा 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर हो गया। तो एक कमरा जो है 100 वर्ग मीटर का उसका एरिया है, तो उसमें टाइल हमें लगाना है, टाइल्स, और एक टाइल्स की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये जब मीटर में है तो हमें टाइल्स की लंबाई को भी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 50 मीटर को 100 से डिवाइड कर दोगे आप, 100 से डिवाइड किया, ये भी 0 गया, मतलब 0.5 ये किस में आ गया मीटर में। तो अगर ये 100 वर्ग मीटर है तो 100 वर्ग मीटर में 100 वर्ग मीटर है, तो ये एक जो टाइल का लंबाई है वो 0.5 मीटर का है। तो हम ऐसे कितने 0.5 को गुणा करेंगे कि 100 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो जब ये उतना हो जाएगा तभी तो ये भी उतना एरिया, टाइल का एरिया कवर हो जाएगा जितना ये 100 है,
तो उतना ही तो हमें टाइल भी चाहिए। अगर ये 100 वर्ग मीटर का अगर कमरे का एरिया है तो हमें उतने टाइल को भी उतनी टाइल जोड़नी होगी जिससे कि 100 वर्ग मीटर हो जाए। तो हमने माना कि x टाइल को हमने जोड़ा, उसमें गुणा कर देंगे 0.5 में, तो उतना टाइल्स आ जाएगा। अगर x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 100 के नीचे आ गया क्या 0.5। सॉरी इसमें कुछ गलती है, अभी थोड़ा बैक करते हैं इसको। कमरे का क्षेत्रफल आया था आपका, कमरे का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर आ गया था, वर्ग मीटर आ गया था। और अब इस एक टाइल का भी क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, तो 50 इंटू 50 मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 2500 ये आ गया सेंटीमीटर में। लेकिन हमको इसको मीटर में बदलना है, मीटर में हमें बदलना होगा। तो एक बार तो हमें इसको मीटर में बदलेंगे, एक बार इसको मीटर में बदलेंगे। ये नहीं कि हमने गुणा कर लिया और डायरेक्ट यहाँ पे 100 रख देंगे। तो अगर इसको 100 रखना है आपको तो एक और जीरो यहाँ पे, तब 10,000 से इसको आपको बदलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसको बदला, यहाँ पे इसको बदला, तो ये भी 0.5 और ये भी 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा 0.25। ये जीरो नहीं रहेगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसी पे मिटा के ले लेते हैं। तो इसका एरिया कितना आ गया, उसका तो 100 वर्ग था, 100 वर्ग मीटर था, और इसका कितना आ गया आपका 0.25 वर्ग मीटर। तो हमें टोटल इसको भी हमें 100 वर्ग मीटर बनाना है। तो 100 इज इक्वल टू ऐसा, इसमें ऐसा क्या, कितने टाइल ऐसे जोड़ दें कि 100 वर्ग मीटर हो जाए। तो उसके लिए 25 माना कि x टाइल होंगे, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। तो ये वाला 25 इधर इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को आप हटाओगे, इस पॉइंट को, तो 2 अंकों के बाद यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे, ये हट जाएगा। फिर आप इसको 25 चौके 100, तो अभी 2 जीरो बचे हैं, तो कितना हो जाएगा 400। तो मतलब कितने टाइल लगेंगे 400। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, इसको करना है। तो इसको कैसे करेंगे, 2 वर्गों का परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है और आपको क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है, जब वर्ग होता है तो उसका परिमाप क्या होता है 4a, जहाँ a क्या होता है एरिया होती है, सॉरी एक भुजा होती है, एक भुजा की लंबाई होती है 4a, और ये होता है, ये आपका होता है परिमाप का फार्मूला। तो 4a इक्वल टू दे रखा है 12, एक दूसरा 4a दे रखा है आपका 24। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ आपको डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई, ये काट दिया मैंने, यहाँ से आ गई आपकी 6, a की वैल्यू आ गई 6। तो पूछ रहा है कि जो बड़ा है वो कितना गुना अधिक है, तो वो 2 गुना अधिक है, क्योंकि 3 और ये 6, तो 3 दूना 6 मतलब 2 गुना अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये पिछला वाला क्वेश्चन है जो हमने एरिया निकाला था वर्ग का, वही सेम है ये। तो इसमें कह रहा है कि जो एक बक्सा है जिसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जो दे रखी है 10 और 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो 6240 सेंटीमीटर जो घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, तो हमें उसके बराबर कर देना है। तो आपको देखना है कि आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई दे रखा है ये, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो जब घन का होता है तो तीनों को गुणा करते हैं, जब ऊंचाई तक दे रखा है तो 10 गुणे 8 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा आपका 480,
और ये पहले से दे रखा है 6 2 4। हमें इसको इतने इसके बराबर, इसको जो है इसके बराबर कर देना है। तो इसके बराबर करना है तो मान लेंगे हम x, जब x मानेंगे तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, भाग कर देंगे इससे, 0 से 0 कैंसिल है। जब आप इसको काटोगे तो 13 आएगा, तो आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। आप करके देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन कर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो कह रहे 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। 4 और 1/3, तो 4 और 1/3 मतलब 4 सही 1/3 में कह रहा है कि समकोण में, तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या। समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब यहाँ पे 90 डिग्री में डिग्रियों की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 1 13, मतलब 13/3 गुणे 90। अब इस 3 से ये कटेगा 30 बार में, और अब 13 गुणे 30 बचा सिर्फ, तो 13 और 3 39, और एक 0, ये वाला 0 मतलब 0, 390। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में ये आकृति दे रखी है जिसमें कई सारे वर्ग जुड़े हुए हैं एक साथ, जिसमें कि इस साइड में आप देखोगे तो प्रत्येक साइड में 5 है, 5 वर्ग जुड़े हैं, 1 2 3 4 5, और इधर भी 1 2 3 4 5, ऐसे 5 वर्ग जुड़े हुए हैं। और ये जो छायांकित भाग दे रखा है इसका एरिया पूछा हुआ है, क्षेत्रफल इसका पूछ रहा है वर्ग सेंटीमीटर में। तो पहले तो हम इस टोटल का आपको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, और जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो हम माइनस कर देंगे इन बचे हुए क्षेत्रफलों में से, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप ये देख लीजिए कि इतने का क्षेत्रफल आप पहले निकालिए। तो इतने का क्षेत्रफल कितना होगा, जब कह रहा है कि प्रत्येक भुजा जो है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 4, मतलब इधर कितना हो गया 4, इधर कितना 1 2 3, इधर कितना 3। अब ये तो पता है ये कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो फॉर्मूला लगता है हाफ आधार इंटू ऊंचाई का। फॉर्मूला लगता है हाफ आधार इंटू ऊंचाई का। तो आधा इंटू आधार, आधार इसमें आप इसको अपने मोबाइल को आप पलट दोगे तो नीचे का जो होगा ये वाला, ये आधार है, बेस है। तो बेस कितना हो गया 4, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये वाला ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 3, इसको आप काटोगे 2 दूना 4, तो ये वाला कितना हो जाएगा 6। तो इसका क्षेत्रफल आपका आ गया 6। अब इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल वैसे ही निकालें हाफ आधार इंटू ऊंचाई, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 इधर भी, 1 2 इधर भी, मतलब 2 2 दोनों तरफ है। तो हाफ आधार इंटू ऊंचाई करोगे आप तो आधा 1 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 2। और फिर वैसे ही सेम ये है तो इसका भी आ जाएगा आपके पास 2, इसका भी 2 आ जाएगा। तो टोटल इसका और इसका एरिया मिल के कितना हो गया 6 और 4 10, 6 और 2, ये वाला 6, ये वाला 2, 6 2 8, और ये 2, ये 6, ये आपका 2 और 2, तो 6 और 4 10। अब बचा इसका एरिया निकालने के लिए। इसका एरिया जब निकालोगे तो कह रहा है कि एक का एरिया निकालोगे, एक का, एक भुजा दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर होता है। अगर वर्ग दे रखा होता है तो उसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो मतलब इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 1 1, मतलब 5 1, कुल मिला के 5 हो गया। तो पहले हमारे पास कितना आया था 10 और ये 5 15, कुल हो गए 15, कुल 15 हो गए। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे और देखनी है, 15 तो ये जो बचे खुचे थे एरिया, एक ये वाला एरिया और ये वाला, अभी हमने इसको छोड़ रखा है। तो इसका एरिया कितना होगा वो बताना है आपको। तो 15 तो ये वाला हमने निकाल दिया।
अब एक बार टोटल निकाल लेते हैं, टोटल का ये जो है ये टोटल का एरिया किससे निकलेगा, ये इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 5 सेंटीमीटर ये। तो भुजा का स्क्वायर फार्मूला होता है, क्योंकि ये जब दो चारों तरफ 5 5 सेंटीमीटर है तो ये वर्ग है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये टोटल एरिया हो गया, और ये 15 हमारा आया हुआ है, तो 25 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि जो बचा वाला ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया है 10। चलिए इसको देखते हैं ऑप्शन में नीचे, तो ये 10C ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है इसमें 10। आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 जो है वो बराबर है 2 और 2 के, 2 + 2, अथवा 4 जो बराबर है वो 1 और 3 के, ये 1 + 3। तो आदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। तो इसका आंसर होगा आपका, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन लिखता है वो 40082 लिखता है वो। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। दूसरा, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। और बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। चौथा है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। बच्चा एक कक्षा में एकाग्र नहीं है, ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चा वो 482 को हिंदी में लिख दे रहा है। 482 उसने हिंदी में लिखा हुआ है सही सही, इसका मतलब एकाग्र है। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। ठीक है, हाँ 482 तभी लिख रहा है जब ध्यान से सुनता है, लेकिन उसको स्थानीय मान का पता नहीं है, इसलिए उसने 482 को 400 लिख दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। बच्चों की संख्या के अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। और चलिए तब ये सही है, तो यही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कक्षा 3 में 2 अंकी संख्याओं के व्यंजन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक उनके चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकी संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। फिर चरण 2, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। चरण 3, स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यंजन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक डैश से पाठ का विकास कर रहा है। किससे पाठ का विकास कर रहा है वो शिक्षक। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन को ला देते हैं। व्यवस्था, संकल्पना, संक्रिया, परिकलन, प्रक्रिया। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये गलत नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है। व्यवस्था, संकल्पना, फिर परिकलन, प्रक्रिया और लास्ट में संक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न है मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। हाँ ये तो सही है कि 6 चौके 24, 12 दूना 24, 8 तिरिगा 24, बहुत सारे कई संख्याओं से 24 मिल सकता है हमें, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा और बाकी सब गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागा 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। यह समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। या भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाया जा रहा है।
पढ़ाई गई है। विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? उत्तर 3 के केक। चल देखते हैं। तो भाषा विकास बहुत खराब है, ये वाला ऑप्शन। भाषा विकास तो है उनके पास, क्योंकि सही तरीके से हल कर सकते हैं। तो गलत। मैथ का तो उनके पास भाषा जो है वो है उनके पास। समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है, नहीं ये कक्षा 5 की ही है, तो ये भी गलत। फिर भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं? हाँ, तो भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई है, ये वाला ऑप्शन सही है। योग्य नहीं है। हाँ, तभी 5 में पढ़ रहे हैं, तो ये भी गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यता को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है। अब विद्यार्थियों से कहती है कि वे इसका उत्तर लिखें। 21 डिवाइडेड बाई 7, 2.1 डिवाइडेड बाई 0.7, 0.21 डिवाइडेड बाई इतना जो भी है, वो प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सके कि जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। हाँ, जब एक भाजक की 10 से घटत होती है और दूसरे की 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन देखने में ही पता चल जा रहा है कि यदि भाजक और भाज्य, तीसरा ऑप्शन है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए या बढ़ाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। क्योंकि जब 21 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो भी 3 मिलेगा, और ये 2.1 डिवाइडेड बाई 0.7 करेंगे तभी 3 मिलेगा, सब में 3 मिलेगा हमें, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। ऑप्शन है, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करना। तो ये तो ऐसे ही गलत है। बहुत सारे हस्तचालकों, ये एक तरह से प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। बहुत सारे हस्तचालकों, ये कोई बढ़िया तरीका नहीं है। सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा, ये ठीक है। सामूहिक परियोजना, सामूहिक परिचर्चा, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। और अनुदेशन का प्रयोग करना गलत। चाक डस्टर पद्धति गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर है, इंच स्केल है, दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है, रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को दिखा देता है। तो कह रहा है कि उत्तर जो है पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। हाँ, उसने रूलर उठाया, रूलर उसमें टूटा हो कुछ भी हो, लेकिन 5 सेंटीमीटर कहाँ है उसने बता दिया कि 5 सेंटीमीटर कहाँ है, तो उसने 5 पे निशान लगा दिया। इसका मतलब यही सही होगा। गलत है क्योंकि वो केवल निशान को दिखा रहा है। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि उषा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंगों वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए, तो उमा जो है, पहला ऑप्शन है, चाक्षुष विद्यार्थी है या कायिक गतिक विद्यार्थी है या श्रव्य विद्यार्थी हैं या को उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। तो इसमें कायिक चाक्षुष विद्यार्थी गलत होगा। फिर है कायिक गतिक, ये भी गलत। फिर श्रव्य शिक्षार्थी, ये भी गलत। चौथा ऑप्शन बचता है, यही सही है। चलिए क्वेश्चन है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे।
रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। एक कक्षा 4 की बात हो रही है। सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है और रेखा का नाम बता सकता है। तीसरा ऑप्शन है परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। चौथा ऑप्शन है रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। चूँकि ये कक्षा 4 का क्वेश्चन है इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। सिर्फ इतना, रेखाखंड में अंतर कर सकता है और परिभाषित कर सकता है, और बाकी सारी चीज़ें ये अगले हायर लेवल की हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में देख लेते हैं। विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। परिभाषा नहीं खोजा जा रहा है, चतुर्भुज की बात हो रही है। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये ऑप्शन हो सकता है सही परिभाषाओं को कंठस्थ करने में नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, तो चौथा भी नहीं होगा, फिर यही वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियाँ खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी विश्लेषणात्मक, अगर वेन हीले की बात हो रही है तो विश्लेषणात्मक स्तर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न डैश की मांग करते हैं। पहला ऑप्शन है तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान, नहीं, गलत। फिर एल्गोरिथम का ज्ञान, नहीं, ये भी गलत है। संकेतों और चित्रों का ज्ञान, तो एक ही ऑप्शन बचता है चौथा, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले वही, वर्ग पहली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। तो आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक, विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए तो सर्वेक्षण आधारित, ये तीनों गलत होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये लास्ट है। त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, पहला ऑप्शन है एक दूसरे के विचारों को सुनने में से विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। दूसरा ऑप्शन है की अपेक्षा, चर्चा की अपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है, नहीं, गलत। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। तो ऑप्शन कम कर देते हैं इसमें से, ऐसे ही खराब करती है माहौल, गर्मा गर्मी, ये तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ, गलत। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में वाद, ये भी गलत है। अब की अपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि दूसरे को परेशान करती है, ये भी ऑप्शन गलत है, मतलब एक ही ऑप्शन है वो सही है, ये ऑप्शन सही है। तो ये आज 30 क्वेश्चन हो गए मैथ पेडागोजी के। फिर हम नेक्स्ट जो भी अपना लाएंगे क्लास, उसमें फिर 30 मैथ पेडागोजी लेके आएंगे, 30 क्वेश्चन। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और कमेंट भी कीजिए अगर आपको जैसा भी लगा हो। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।